हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एक्चुअल में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए मेरे को, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता। तो उसके लिए सॉरी। मैं सॉरी भी तो नहीं बोल सकता, फिर भी बोल रहा हूँ। तो हो जाएगा, है ना। तुम इतना टेंशन मत लिया करो, है ना। मेरे को ज़्यादा फिक्र रहती है बच्चों की, लेकिन वही है, अगर हेल्थ भी सही नहीं रहेगी तो मैं कैसे यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना सकता हूँ। आपने भी देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से शायद कोई वीडियो आया भी नहीं होगा, लाइव क्लास भी नहीं चल रही होगी। तो उसका एक सिंपल सा बस यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, स्टैंड नहीं हो पा रहा हूँ, है ना, अपने पैरों पे। कोरोना वोना तो नहीं हुआ है, मैंने टेस्ट करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते। पढ़ाना तो है ही है। फिर भी आज की क्लास में डालने की बहुत कोशिश की। चलो मैं 15-20 मिनट पढ़ा दूँ आप लोगों को मैं, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15-20 मिनट पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना। चलो देखो यहाँ पे परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की बात करते हैं। अब तक आपने देखा बोर मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में डी ब्रॉगली और हिजनबर्ग ने आए और सारे सिस्टम को उलट पुलट करके रख दिया कि नहीं नहीं भैया, आपने तो जो कैलकुलेशन की थी वो तो पार्टिकल मान के की थी, तो वेव्स होती हैं, और ये सब कर दिया। तो सबका माथा घूम गया कि अब क्या करें यार, अब तो वापस से मॉडल बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा, है। तो एक ही ऐसा इक्वेशन दे दो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की हम सब कुछ निकाल सकें। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक्चुअल में है कहाँ पे, किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में है ना। ये सारी बातें की थी श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर साहब इन्होंने सारी बातें होती, एक ही जापानी आया था पूरी केमिस्ट्री में, हिला के रख गया ये है। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। देखो वैसे भी तो मैंने आपको भेज दी होगी, फिर भी आप देख लो। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से थी। ये डिफरेंशिएट वाला डी है, वो तो जापानी था, इससे थोड़ा उल्टा लिख देता था ना, वो ये वाला डी है अपना, ये वाला, है ना। इसने एक इक्वेशन बनाई, मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। कैसे, इतनी बड़ी इक्वेशन, बिल्कुल इक्वेशन जितनी बड़ी है ना, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन दी, इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, है ना। इन्होंने ये बोला कि आप ये बोल रहे हो, सब लोग क्या बोल रहे थे भाई, ये रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और सभी लोग अब तक क्या मान रहे थे, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एक्सिस पे घूम रहा है, एक्स पे ही घूम रहा है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो क्या वो वाई एक्सिस से नहीं घूम सकता, क्या इलेक्ट्रॉन वो जेड एक्सिस से नहीं घूम सकता, तो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी एक्सिस से घूम सकता है। तो देखो इन्होंने क्या बात बोली, इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सिस पे घूम सकता है, एक्स पे भी घूम सकता है, वाई पे भी घूम सकता है, और जेड पे भी घूम सकता है। और देखो इन्होंने अपने फॉर्मूले में देखो, जो ये साइन होता है, ये साइन, ये एक वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, तरंग फलन होता है। देखो इन्होंने तरंग की बात भी कर दी, तरंग फलन भी होता है। देखो यहाँ पे m मतलब क्या होता है, मास, द्रव्यमान की बात कर ली। इन्होंने एक ही फॉर्मूले में सब कुछ कराया। देखो h, देखो प्लांक आ गया, देखो प्लांक कांस्टेंट आ गया, ये तो समझ रहे हो। E क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, ठीक है। V क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो देखो इन्होंने एक इक्वेशन में हर चीज को लिया है, पर इन्होंने क्या बोला कि काम कीजिए, आप मेरे साइन स्क्वायर को कैलकुलेट कर लीजिए। किसको, साइन स्क्वायर को। अब कैसे क्या कैलकुलेट करना है वो आपको नहीं सीखना है, बस इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। तो देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे मान लो ये घूम रहा है तो बोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा, फिक्स कर दिया। इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता बताई, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात की। मतलब ये है कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, भाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो सकता है। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा, इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात की। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात बोली। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात बोली। कि सर कैसे निकालेंगे, तो देखो इन्होंने बोला कि साइन स्क्वायर को कैलकुलेट कर लो। किसको कैलकुलेट करो, साइन स्क्वायर। कि साइन स्क्वायर का वैल्यू जितना आएगा इसके अराउंड में, अब उन्होंने कैलकुलेशन किया था, जैसे किया था, अपने को इतना पता रखना है कि साइन स्क्वायर का वैल्यू जितना आ गया
वही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी। ये नहीं होगा फिक्स कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे। तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे हम लोग कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे मिलता है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस कक्षक में है ना, किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है ना, कौन से विन्यास पे है, सबकी बातें करेंगे। और 4 क्वांटम नंबर जो आपको मैंने बताए थे। तो यहाँ से एक चीज़ें निकल के आई कि इन्होंने बोला था कि साइंस में कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात की जाएगी बस, ठीक है। और बोलेंगे जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको इन्होंने साई बोला। साई क्या है, वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो यहां पे एक नई बात निकल के आ गई। अब तक हम क्या मान रहे थे, कोश, सेल, सेल में सब सेल, उपकोश। अब उपकोश में भी किसकी बात आ गई, कक्षक की बात आ गई, ऑर्बिटल की बात आ गई। तो इन्होंने बोला साइन को कैलकुलेट करो तो कक्षक निकल के आ जाएंगे, और साइन स्क्वायर को कैलकुलेट करो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। किसने एक एग्जाम्पल दो, हमें चीज़ समझ में। इसका देखो एक्चुअली तुम्हारा थोड़ा सा ही है, तो मैं थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ। इन्होंने 3 एक्सिस की बात कर ली है ना। समझो ध्यान से, मान लो एक बिल्डिंग है, 100 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, और 4 साइंटिस्ट उसको देख रहे हैं। पहले थॉमसन ने देखा, थॉमसन को, और उस पूरे माले में केवल एक आदमी है जिसको ये बोला गया है कि तू पूरे माले में जाएगा, हर एक फ्लोर पे जाएगा और लाइटों को स्विच ऑन करेगा और ऑफ करेगा, है ना, हर एक मालिक पे। एक ही आदमी है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहले आके रदरफोर्ड ने देखा। रदरफोर्ड एक दिन रुका, उसने देखा यार आई थिंक यहाँ पे 60-70 लोग हैं, बाकी 40 कमरे बंद हैं। अब आप भी जानते हो आदमी कितना है वहाँ पे, केवल एक। वही पूरे फ्लोर में लाइट को क्या कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है। तो इसका रदरफोर्ड को क्या लगा, रदरफोर्ड एक दिन रुक के देखा यार 60-70 कमरों में लाइट जल रही है और 40 कमरों में लाइट नहीं जल रही है ना। वो आदमी तो आदमी ही है ना। दूसरी बात बोर है, बोर 2 दिन तो ठहरा वहाँ पे, उसने देखा यार 20 कमरों में तो लाइट रेगुलर जलती है ना, और बाकी 80 कमरों में रेगुलर नहीं जलती। इसका यहाँ पे 20 लोग ही हैं। अब आप भी जानते हो वहाँ कितने लोग हैं, केवल एक। वो एक ही बंदा बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा है पूरे फ्लोर में। अब वहाँ पे श्रोडिंगर गया, श्रोडिंगर 10 दिन रहा वहाँ पे। श्रोडिंगर अनुमान लगाया नहीं यार, सिर्फ 2 कमरों में लोग रहते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे लाइटें ज़्यादा जल रही है। अरे वो आदमी थक के कहीं तो बैठेगा, वो आदमी थक के लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, कहीं तो जाके बैठेगा। तो उसने सोचा कि नहीं यार 2 कमरों में एक आदमी। अब एक बात बताओ, आदमी तो एक ही था, लेकिन सबको देखने का नजरिया क्या था, अलग अलग। रदरफोर्ड सोच रहा था उसी बिल्डिंग में जहाँ एक आदमी उसको 60 लोग दिख रहे थे, वहीं बोर साहब को कितने दिख रहे थे, 40 लोग दिखे। श्रोडिंगर को कितना दिखा, 2 दिखे, लेकिन था कितना, 1। तो कम से कम 2 तक तो पहुंचे, है ना। तो ये भी बहुत पास तक पहुंच गए कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है। और एक्चुअल में इन्होंने जो बातें बोली वो आज बिल्कुल हम उसी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हम इन्हीं की इक्वेशन को लेके डिराइव करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 क्वांटम नंबर है। 4 क्वांटम नंबर ने हमको सब कुछ बता दिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अभी साइंस को कैलकुलेट कैसे करें, तो हमें नहीं करना है, हमें तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ लेना है बस, ठीक है। उन 4 क्वांटम नंबर से हमें कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको 4 क्वांटम नंबर को अच्छे से समझाता हूँ, आप वो देखो। एक्चुअली क्योंकि ये हमारे लिए काम का तो है नहीं, हम तो थियोरेटिकल है, हम तो इतनी मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, ये आपका MSc में जाके पढ़ोगे आप इन सब चीज़ों को। तो हमको इतना याद रखना है, सवाल ये आया था क्वेश्चन ये पूछा कि श्रोडिंगर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को किससे व्यक्त किया जाता है, किससे दिखाया जाता है, किससे शो किया जाता है, साइन स्क्वायर से। और ऑर्बिटल की बात करता है तो साइन से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर की। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हर एक एग्जाम में से कम एक सवाल पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की बात कर लेता हूं मैं एक बार। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, ठीक है। देखो भाई श्रोडिंगर के बाद में श्रोडिंगर ने ये सोचा कि यार इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ, साइंस की, और तो हमें पता है हम तो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में हम अगर थ्योरेटिकल निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, माना कि 3D का इलेक्ट्रॉन का है, उसका इलेक्ट्रॉन का है। तो देखो ये सारी बातें इन्होंने समझाई थी कैसे इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नाभिक के चारों ओर कहाँ पर है, तो 4 तरह के क्वांटम नंबर आए। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। पहली तो ये आई थी। देखो इसको n से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, n से। इसको बोहर साहब ने दिया था। किसने दिया था, बोहर ने। यहाँ किसकी बात करता है, ये कोश की बात करता है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या था, ये 1, ये क्या था 2, ये क्या था 3 और ये क्या था 4। इसको क्या बोला था, K L M और N। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, कोश की। कोश कौन कौन से, n इक्वल्स टू 1 K, n इक्वल्स टू 2 L, n इक्वल्स टू 3 K L M और n इक्वल्स टू 4 N। क्या सर और नहीं हो सकते, क्या इन्फाइनाइट हो सकते हैं? अगर ये इन्फाइनाइट है ना बेटा तो ये भी इन्फाइनाइट हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। खूब सारी हो सकती है, लेकिन हमारे पास अभी तक यहीं तक सुविधा है, n तक की सुविधा, मेरे नाम तक ही खत्म हो गई चीज़ें हैं। चलो, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, शेल की बात करेंगे, कोश की बात करेंगे। सबसे पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या से क्या निकाला जाता है, कोश निकाला जाता है। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, बहुत ही आसान बात है कि एक बात बताओ, जैसे जैसे शेल बढ़ती है, आप देख लो, जैसे जैसे शेल बढ़ रही है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो कुल मिला के एटम का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है साइज ऑफ एटम के बारे में। साइज ऑफ एटम परमाणु के आकार के बारे में बताता है। क्लियर है? एक बात और है भाई, इस एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात बताता है 2n²। n का वैल्यू रख सकते हो आप 1, 2, 3 और ये 4। समझ में आ गई? वापस सुन लेना। पहली बात क्या याद करोगे, मुख्य क्वांटम संख्या में या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसे n से दिखाते हैं, इसको बोर ने दिया था। दूसरी बात, ये शेल के बारे में बताता है K L M N, ठीक है, और इन्फिनाइट तक हो सकता है। उसके बाद में एक शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, 2n²। आप n का वैल्यू रख के रखो, यहाँ पे रख के देखो 1 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली शेल में। फिर आप दूसरी में 2 रख के देखो 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरी में 9 रख के देखो 18 के आसपास हो जाएंगे। तो आप कर सकते हो आराम से, देख लो। अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n² रख दूंगा मैं। 1 रख के देखो तो कितना आ जाएगा 2। L में कितने हो जाएंगे 2, 4, 8। इसमें कितने हो जाएंगे 18 और इसमें कितना हो जाएगा 4 का रखे देखो स्क्वायर 16, 16, 32। ये रहे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने हैं इसमें, K में 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। कर लोगे ना कैलकुलेट, है ना। अगली बार क्या बोली कि भाई जैसे जैसे शेल बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है। और एक बात बताओ, जैसे जैसे शेल बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये, और एटम के एनर्जी की बात भी करता है। किसकी बात करता है, एनर्जी की बात करता है, ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये एटम की एनर्जी और उसके आकार की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो मैं आगे बात कर लूँ मैं, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। प्रिंसिपल के बाद बात करते हैं हम लोग एजीमुथल की, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। देखो आगे कौन सी है, 2 नंबर देख लो, एजीमुथल द्विगंशी। इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम नंबर, ध्यान रखना इसको L से दिखाते हैं। क्लियर है? इसको सोमरफील्ड ने दिया था। किसने? सोमरफील्ड। इसको सोमरफील्ड साहब ने दिया था। क्लियर है? ये बात करता है उपकोश की, सब सेल की, ठीक है। सर कैसे बात करेगा सब सेल की? बहुत ही सिंपल है। देखो इसने बोला था कि अगर मेरे L का मान 0 आ जाए, अब ये 0 सर कैसे आएगा, तो उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है, आपको सिर्फ याद रखना है। अगर L का मान 0 आ जाए तो वो ऐसा होता है, L का मान अगर 1 आ जाए तो वो होता है P, अगर L का मान 2 आ जाए तो वो होता है D, अगर L का मान 3 आ जाए तो वो कितना होता है F। ये आपको केवल याद करना है, याद ही रखना है, ये आपको रट्टा मार के रखना है इसको, ठीक है। ये कैसे S P L क्या है उसको आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल याद रखना है कि L का मान जब 0 आता है वो अपने आप अपन जब करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सिर्फ इसको याद रखना होता है, ठीक है। देखो अगर आपको L को निकालना होता है तो आप n-1 कर सकते हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, एटम की स्ट्रक्चर बताती है, उसकी आकृति बताती है। कैसे आकृति कैसे बताएगी? देखो S का मतलब होता है गोलाकार, S की आकृति ऐसे होती है गोलाकार, ठीक है। P की होती है डम्बलाकार, डम्बल शेप, ठीक है।
डी की आकृति होती है डबल डम्बल, ठीक है। और एफ की आकृति होती है फंडामेंटल, जटिल, ठीक है। ये जटिल होती है, इसको नहीं करने, है ना। जटिल या फंडामेंटल बोल सकते हो आप, या इसकी हार्ड बोल सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम में क्या क्या बता रही थी, याद करो। प्रिंसिपल क्वांटम में क्या बता रही थी, वो बता रही थी कि भैया एनर्जी का लेवल कितना है और उसका आकार कितना है, साइज की बात कर रही थी वो। और ये किसकी बात करती है, आकृति और स्ट्रक्चर्स की। एल का वैल्यू याद रहेगा, एल का वैल्यू 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। क्लियर है क्या सर? उसमें बताओ कि पहले में कितने होंगे, दूसरे में कितने होंगे, उसकी बात करता हूँ। आगे और भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी, इन्फिनाइट तक हो सकता है। 4 हो गया तो जी कर देना, ठीक है। खूब सारे होते हैं, आपके बुक में जी तक, एच तक लिखा होगा। तो देखो अब तक आपने 2 क्वांटम नंबर को फिनिश कर लिया है ना। दोनों क्वांटम नंबर को एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, आप कैसे पढ़ा है। गोले ही पता नहीं क्यों नहीं सीधे बनते अब। चलो कोई बात नहीं। देखो अगर ये n का मान कितना था, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना था 4, ठीक है। अगर n का मान 1 है तो देखो आप जानते हो l का मान कितना होता है, बताओ, n-1। क्लियर है? तो बताओ अगर n का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझ गए? वापस देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं। n = 1 में l क्या होगा, 0। n = 2 होगा तो कितना होगा, n-1, तो 1 आएगा। तो देखो 1 के साथ आएगा 0 भी आएगा, ध्यान रखना। अगर n का वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। क्लियर है? n का वैल्यू कितना है, 4, तो कितना आएगा यहाँ पे अब, 3, 2, 1, 0। इसका मतलब ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, s। ये कौन सी हो गई, s और p। ये कौन सी होगी, s, p, d। ये कौन सी हो गई, s, p, d और f। और n-1 तो होता है, जैसे 3 हो गया तो सर 2 हो गया, 2 का मतलब d होता है, तो d के बाद p और s भी तो आते हैं। तो ध्यान रखना इस वाले में क्या है, s, इस वाले में s भी है और p भी, इसमें s, p, d भी हो, इसमें s, p, d और f भी। यह वो क्लियर हो गया। ऐसा मत सोचना कि सर l = n-1 मतलब एक ही होगा, कि सर आपने तो ये बताया था अभी, अगर n का वैल्यू अगर 1 कर दूँ मैं यहाँ पे, अच्छा n-1 हो गया ना, ठीक है, समझ गया ना तुम। यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे 1 आ गया, तो l का मान तो केवल 1 ही होना चाहिए, का मतलब p होना चाहिए भाई। इसे p से पहले s भी तो आएगा, तो s और p, तो 0 भी होगा और 1 भी होगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो नोट कर लो फटाफट। बिल्कुल थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल याद करना, उसके बाद में क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। चलो, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर एक क्वेश्चन बैठ ही जाता है एग्जाम में, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे समझो। 3rd नंबर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। ध्यान रखना ये हमें बताता है, देखो ये बात करता है अभिविन्यास की, कक्षकों के, एक कुल मिला के बात की थी इसने ऑर्बिटल्स की। किसकी बात की थी, ऑर्बिटल या कक्षक की, उनके अभिविन्यास की बात की थी इसने। कि सर ये क्या बात हो गई, अभिविन्यास। अभी समझाता हूं मैं, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन, ठीक है। कैसे, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको m से दिखाएंगे, और अगर m का और l का वैल्यू अगर 0 आ गया तो m ऑलवेज 0 आएगा। ये बस आपको याद रखना है, बाकी मैं आपको निकालता हूं। जैसे आ गया s, क्या s में कितनी ऑर्बिटल हो गई, देखो पहले क्या था, कोश, कोश में क्या था, उपकोश, है ना। उपकोश में क्या हुआ, कक्षक, सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, समझ गए, ठीक है। तो अब हम ऑर्बिटल या s में कितनी है, p में कितने हैं, d में कितने हैं और f में कितने हैं, ठीक है, अभी निकालते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है आपको। फॉर्मूला क्या है देख लो। तो m = अगर आप याद कर सकते हो यहाँ पे 2l+1, 2l+1, ठीक है।
इससे आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो आराम से, है ना। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से आप किसी भी जो भी ऑर्बिटल आपको दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, ठीक है। और अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालनी है, कक्षक निकालना है आपको, तो उसके लिए सिंपल से जो फॉर्मूला याद रखना वो याद रखना है 12+1, ठीक है। कि सर कैसे समझाओ, पहला देखो सिंपल सी बात है। देखो अगर मुझे s की बात करनी है तो यहाँ तो बस सिंपल सा ध्यान रखना, l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू भी कितना होगा 0, और l का वैल्यू जब 0 होता है तो कौन होता है, s होता है, और s में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है। ये आपको तो याद रखना है बस, क्योंकि फॉर्मूले में जब तुम इसका वैल्यू रखोगे, रखो यहाँ पे 0 तो 1 आएगा, तो एक तो आ गया, लेकिन तुम s ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो p का निकालते हैं अपन कि p में कितनी ऑर्बिटल होती है। देखो मैं इधर ही निकालता हूँ, देखो ध्यान से समझना है ना। p में निकालना, p के लिए बताओ l का वैल्यू कितना होता है 1, फॉर्मूला लगाओ m कितना हो जाएगा 12+1, l का वैल्यू कितना है 1, तो बताओ m के वैल्यू कितने आ जाएंगे 3। और ध्यान रखना जो m का वैल्यू होता है वो -l से लेके +l के बीच में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वापस सुन लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। पहली चीज़ क्या बताई आपको मैंने, पहली चीज़ तो ये बताई कि ऑर्बिटल या कक्षक निकालेंगे, इसका विन्यास की बात कौन करता है, मैग्नेटिक मोमेंट, कि भैया जो भी आपका ऑर्बिटल है वो कौन कौन से ओरिएंटेशन पे, एक्स पे है, वाई पे है या जेड पे है, ठीक है। दूसरी बात m = इसमें भाई एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इससे निकाल लेंगे, ठीक है। कक्षक के ऑर्बिटल्स निकालने होंगे, है ना भाई, s में कितने, p में कितने, d में कितने, तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा 12+1 से निकालूंगा, ठीक है। आगे की बात किया कि मैंने अगर l का मान 0 तो m का मान भी 0 होगा, हमेशा ध्यान रखना, और s उसके लिए कितना होगा 1। अब मुझे p के लिए निकालना था, तो p = क्या होता है, l = 1, फॉर्मूला रखा तो 3 आ गया, मतलब p में कितनी ऑर्बिटल होगी 3 होगी। कहाँ से कहाँ होगी, -l से लेके +l तक, तो आप 3 ऑर्बिटल बना लो पहले, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बना ली 3, देखो 3 आ गया। इसके लिए कहाँ से, -l से लेके +1, तो एक काम किया करो, बीच में 0, इधर -1, इधर +1, आपकी मर्जी तो इसको +1 इधर -1, क्लियर है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, +1 -1, ठीक है। अब जैसे आपको डी में याद करना है, देखो लास्ट में 60 दे दूंगा, टेंशन ना लो, तो बहुत सिंपल सा लगेगा तुम्हें। अगला देखो, अगला मान लो मुझे डी निकालना, डी के लिए एल का वैल्यू बताओ मुझे कितना होता है 2, तो एम बताओ कितना हो जाएगा 12+1 रखो, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 5। 5 कहाँ से कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे आप 5 ऑर्बिटल बना लो, इसका मतलब इसमें कितनी ऑर्बिटल होती है 5। बीच में किस लिखो 0 +1 +2 -1 -2, देख लो 5 1 2 3 4 5, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं एफ बताऊँ तो बताओ एफ में क्या बोलोगे सर, एल का वैल्यू कितना होता है 3, तो एम = कितना हो जाएगा 12+1, एम = कितना हो जाएगा 7 ऑर्बिटल बन जाएगी बस, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गई 7। बीच में कितना रखो 0, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, कर लोगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है ना। चलो नोट कर सकते हो आप, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब लास्ट बच गया एस, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ 3-4, फिर आप खुद करना, कोशिश करना आपसे हो या नहीं हो, ठीक है। देखो एस क्या बताता है, एस बताता है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड घूमेगा या राइट साइड, बस इतना ध्यान रखना। क्या बात हुई भाई, मान लो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज, तो इसको बोला +12, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोला -12। तो स्पिन क्वांटम अगला नंबर क्या था एस क्या होता है, अगला जो 4 नंबर पढ़ोगे चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको एक बार बुक से वापस से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी थोड़ी जल्दी बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा किया था, ठीक है। चलो तो समझ गए, तो कुल मिला के एस क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान रखना, हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको NL, ठीक है, और यहां मिलेगा आपको S। सर ये क्या बात हुई है, अभी बताता हूं, देखो क्या बात हुई। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया 3p, बोलेगा इसके n का मान, इसके l का मान, इसके m का मान बताओ। कैसे 3p कहां से आया,
बता दूंगा मैं अभी 3p कहाँ से आया है। आज आपको मैं बताऊंगा ना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ऑर्डर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा देखो जो आगे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, n होता है 3। देखो p, अब ये p क्या है, l होता है। देखो p क्या है, l है। तो देखो p l का वैल्यू मैं जानता हूँ 0 1 2 और ये 3। p के लिए l का वैल्यू ये कितना होता है, s p d और ये 1 है, तो p का वैल्यू कितना हो गया, देखो 1, ये कौन आ गया है, तो l का 1। तो m का, अगर l का वैल्यू 1 है तो बताओ m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 + 1। कितने आएंगे इसके, 3 मान आएंगे। कौन कौन से आएंगे बताओ, 0 + 1 -1। कर लो क्या आराम से, है ना। चलो आगे देखो, जैसे मैंने बोल दो 2p। अरे सर देख लो कैसे 2p 3p कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अब तुम समझ चुके हो। मैं देखो बढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। इधर देखो n = 1 था, n = 2 था, n = 3 था। याद करो, यहाँ s आया था, यहाँ s और p आया था, यहाँ पे s p और d आया था ना। देख लो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d। समझ में आ गई बात क्या कर रहा हूँ, है ना। आसान सा कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। 2p मुझे n का मान निकालना, कितना हो जाएगा 2। l का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 1। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, वापस से 0 + 1 -1। और s क्या हो सकता है, तो +½ या -½ भाई मुझे नहीं पता ना कोई इलेक्ट्रॉन कौन से क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। s का मान आप हमेशा 2 रख सकते हो, या तो +½ या -½ ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करेंगे, मैं वो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता देना, सर हमें वापस बता दो, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी हालत है ना अब फिनिश हो चुकी है। चलो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल है ना। इन सब के आपको n का मान, l का मान और m का मान निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लेना, ठीक है। निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में तो कैसे लिखोगे, फिर भी देख लेना, अगर लिख पाओ तो लिख देना, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वांटम नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल से ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वांटम में क्या बोलती है, वो साइज बताती है, को शेल बताती है, ध्यान रखना। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी अजीमुथल क्या बताती है, सब शेल बताती है। KLMN ये बताती है SPDF। फिर M क्या बताती है, इसमें भी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, समझ में आई। फिर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन का चक्रण या उसकी स्पिन कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।